नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा विषय जो हमारे लोकतंत्र की आप कह सकते हैं जड़ से जुड़ा है, वोट का धोखा। हमारे पास कई लेख हैं, कुछ रिसर्च नोट्स, रिपोर्ट्स भी हैं, खास तौर पर बिहार के संदर्भ में। हाँ, और ये सब दिखाते हैं कि कैसे चुनावों के दौरान पैसा, फिर जाति और वो झूठे खोखले वादे, बिल्कुल। ये सब मिलकर हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो जानकारी छिपी है उसको थोड़ा खंगालें, इन तरीकों की तह तक जाएं। हाँ, गहराई से समझें। और ये समझें कि एक आम नागरिक के तौर पर अपने सबसे कीमती अधिकार यानी वोट को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे कि ये समस्या आखिर कितनी गहरी है। वोट खरीदने के कौन-कौन से तरीके चल रहे हैं आजकल, पुराने भी नए भी। अच्छा। बिहार जैसे राज्य में ये जो जातिगत राजनीति का खेल है वो कैसे चलता है, उसका असर क्या होता है, हाँ, ये बहुत अहम है बिहार के लिए। और क्यों ये लुभावने झूठे वादे बार बार काम कर जाते हैं। कानूनी तौर पर क्या स्थिति है, सही। और सबसे जरूरी कि इन सब के बीच एक जागरूक नागरिक वो क्या ठोस कदम उठा सकता है। हाँ, एक्शन क्या ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है। देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि बिहार जैसे राज्यों में चुनाव के आसपास पैसा बांटना, हाँ। तोहफे देना या फिर जाति के नाम पर वोट मांगना, ये सब दशकों से चल रहा है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं, ये एक तरह से स्थापित चलन जैसा बन गया है, दुर्भाग्य से। हाँ, ये पुरानी और गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या है। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो कुछ आर्थिक विश्लेषण और हाल की रिपोर्टें इशारा कर रही हैं। क्या? कि हाल के सालों में इसमें एक नया पहलू जुड़ा है। अब सरकारें या पार्टियां वो चुनाव जीतने के लिए सीधे नकद ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, अच्छा, डीबीटी जिसे कहते हैं। हाँ डीबीटी, या फिर छोटी छोटी फौरी तौर पर लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, इनका इस्तेमाल एक चुनावी रणनीति की तरह कर रही हैं। अच्छा, मतलब ऐसी योजनाएं जिनका फायदा तुरंत दिखे। बिल्कुल, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनका असर फौरन दिखे, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो। चुनाव आयोग ने भी इस पर चिंता जताई है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि ऐसे पैटर्न पर नजर रखी जा रही है जहां सरकारी योजनाओं का ऐलान या उनका लागू होना वो चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा हो। ये बात वाकई गौर करने वाली है। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी कह रहे हैं, हाँ। कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वोटर नासमझ हैं या उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। बल्कि कई बार हालात और सिस्टम वो ऐसा होता है कि लोगों को लगने लगता है कि भाई जो छोटा मोटा फायदा अभी मिल रहा है वो ही पक्का है। सही पकड़ा आपने। लंबे समय के विकास के वादे जैसे बेहतर स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, वो सब शायद उतने ठोस नहीं लगते हैं। हाँ, वो अमूर्त लगते हैं, जबकि हाथ में आया नकद या कोई सुविधा वो ठोस लगती है। ये एक तरह का आप कह सकती हैं तात्कालिकता का दबाव है। हाँ, तात्कालिकता का दबाव। ये सिर्फ लालच का मामला नहीं है। कई बार ये तात्कालिक जरूरतें और भविष्य के वादों पर जो भरोसे की कमी है उसका भी प्रतिबिंब होता है। अच्छा। और चुनावी रणनीतिकार इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि अभी का छोटा लाभ भविष्य के बड़े अनिश्चित वादे पर भारी पड़ सकता है। तो फिर ये वोट खरीदने या प्रभावित करने के मतलब असल तरीके क्या है, जमीन पर क्या होता है, हमारे स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, सबसे आम और पुराने तरीके तो वही हैं जिनका जिक्र बार बार आता है, जैसे वोट का धोखा, जैसे लेखों में या जमीनी रिपोर्ट्स में। जैसे चुनाव से ठीक पहले या वोटिंग वाले दिन वोटरों को सीधे नकद देना, कैश। हाँ कैश, शराब या खाना बांटना, साड़ी, कंबल या दूसरे छोटे मोटे गिफ्ट देना। ये तरीके इतने आम हो गए हैं कि कई बार लगता है जैसे ये चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा ही हो। ये तो हुई सीधी बात। लेकिन क्या आजकल कुछ ज्यादा चालाकी भरे छिपे हुए तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं? मैंने सुना है कि तरीके और महीन हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सिस्टम जैसे जैसे फैला है, तरीके भी बदले। अच्छा, कैसे? अब जैसे एक गुमनाम तरीके से डिजिटल वॉलेट या दूसरे तरीकों से पैसे ट्रांसफर करने के मामले सामने आए हैं, ओ। जिससे सीधे तौर पर पहचान पता ना चले। इसके अलावा एक और चालाकी भरा तरीका है जीतने पर लाभ का वादा। जीतने पर लाभ? मतलब किसी खास उम्मीदवार के जीतने पर किसी समुदाय को या किसी ग्रुप को या व्यक्ति को कोई खास फायदा पहुंचाने का सीक्रेट या खुला वादा करना। और एक चीज जिसे स्रोत बॉयलर प्लेट फॉर्मूला कह रहे हैं वो भी दिलचस्प है। बॉयलर प्लेट फॉर्मूला? ये क्या है?
इसका मतलब है चुनाव से कुछ टाइम पहले ऐसी योजनाओं की घोषणा करना जिनका ढांचा तो तैयार लगे, लेकिन उनका असली फायदा चुनाव के ठीक पहले या उसके आसपास देने का वादा हो, ताकि वोट मिल जाए। हाँ, मकसद साफ है, वादा दिखाकर वोट लेना, भले ही वो योजना बाद में जमीन पर उतरे या ना उतरे। ये एक तरह से भविष्य के लाभ का लालच देकर अभी का वोट पक्का करना है। ये तो वाकई चिंता की बात है कि कितने अलग अलग लेवल पर ये खेल चलता है। और एक और गंभीर मुद्दा जिसका जिक्र फाइनेंशियल टाइम्स जैसे स्रोतों में भी मिला, हाँ, वो है वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में हेरफेर। ओह, ये तो बहुत गंभीर है। हाँ, ऐसी शिकायतें आती हैं कि जानबूझकर कुछ खास समुदायों या वर्गों के लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं या उनमें गड़बड़ियां कर दी जाती हैं ताकि वो वोट ही ना डाल पाएं। ये तो मतलब सीधे सीधे मताधिकार पर हमला है। हाँ, बिल्कुल। निश्चित रूप से ये वोट खरीदने या झूठे वादे करने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तो नागरिक का वोट देने का जो बुनियादी अधिकार है वही छीन लेता है। सही बात है। वोटर लिस्ट की शुद्धता, उसकी सटीकता, ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, और इसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई गड़बड़ी वो एक गंभीर अपराध है। इस पर लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर जिसका बिहार की राजनीति में अक्सर जिक्र होता है, जातिगत राजनीति। हाँ, ये तो बिहार की राजनीति का एक तरह से केंद्र बिंदु है। स्रोत बताते हैं कि बिहार में चुनावी रणनीति काफी हद तक जातिगत समीकरणों पर ही आधारित होती है। टिकट बंटवारा हो या वोटिंग पैटर्न, हाँ, जाति एक मुख्य फैक्टर बनकर उभरती है। ये बिहार की राजनीति का एक स्थापित सच है। जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण दिखाते हैं, पार्टियों के लिए जातिगत गोलबंदी वो चुनावी जीत का एक आजमाया हुआ नुस्खा बन गया है। लेकिन इसका असर क्या होता है जमीन पर? हाँ, यही अहम सवाल है। देखिए, मीडिया में भले ही इसकी चर्चा आंकड़ों और समीकरणों तक रह जाती हो, पर जमीन पर इसका मतलब है कि विकास के असली मुद्दे, आम लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब पीछे छूट जाते हैं। अच्छा। पार्टियां और नेता लोगों को नागरिक के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपनी अपनी जाति के वोट बैंक के तौर पर देखने लगते हैं। वोट बैंक? हाँ, और जब आपकी पहचान सिर्फ एक वोट बैंक तक सिमट जाए, तो आपके नागरिक अधिकार, आपके विकास की उम्मीदें, वो सब हाशिए पर चली जाती हैं। ये लोकतंत्र का एक तरह से मूक उपहास है। मतलब व्यक्ति की पहचान, उसकी जरूरतें, उसकी उम्मीदें, सब कुछ जाति के चश्मे से देखा जाने लगता है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से झूठे लुभावने वादे भी ज्यादा असरदार हो जाते हैं। बिल्कुल। जब असली मुद्दों पर जवाबदेही कम हो जाती है, तो फिर चमकदार खोखले वादों का बाजार सजता है। हाँ, ये चमकदार वादे या ग्लिटर प्रोमिसेस, इनका जिक्र भी है हमारे स्रोतों में। ये क्या होते हैं? जैसे बड़े बड़े दावे, हर युवा को सरकारी नौकरी मिलेगी, हाँ, सबको मुफ्त बिजली, पूरे राज्य में वर्ल्ड क्लास सड़कें, जी, इस तरह के। जी बिल्कुल। ये वही वादे हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनके पीछे कोई ठोस योजना नहीं होती, कोई बजट का प्रावधान नहीं होता, कोई टाइमलाइन नहीं बताई जाती। बस एक नारा। हाँ, बस एक नारा होता है, एक सपना बेचा जाता है। और जैसा हमने पहले भी बात की, लोग इन पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि अक्सर उन्हें सिस्टम से इतनी निराशा हो चुकी होती है, हाँ? या उनकी तात्कालिक जरूरतें इतनी हावी होती हैं कि उन्हें लगता है चलो शायद इस बार कुछ मिल जाए। हाँ। और जैसा कि आर्थिक विश्लेषण बताते हैं, तत्काल मिलने वाला छोटा सा लाभ, चाहे वो कैश हो, कोई छूट हो या कोई मुफ्त चीज, वो भविष्य में मिलने वाले बड़े लेकिन अनिश्चित लाभ जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्थायी रोजगार, इनसे ज्यादा वजनदार लगता है। मैंने हाल ही में बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में लोगों से बात की थी और जो सुना वो इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा, क्या सुनने में आया? कुछ लोगों का साफ कहना था, नेता तो जीतने के बाद भूल ही जाते हैं, अगर चुनाव के टाइम कोई कुछ दे रहा है तो ले लेने में क्या हर्ज है, कम से कम कुछ तो मिला। ये बहुत आम प्रतिक्रिया है। हाँ, ये प्रतिक्रिया मानवीय स्तर पर समझी जा सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है, ये सोचने वाली बात है। ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है, निराशा, फिर तात्कालिक लाभ और फिर वही निराशा। ये कड़वी सच्चाई है, और इसी चक्र को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। अब जरा कानूनी पक्ष पर आते हैं। हाँ, कानून क्या कहता है इस बारे में? क्या वोट के बदले पैसा देना या लेना या इस तरह के प्रलोभन देना कानूनी तौर पर गलत है? कोई सजा है इसके लिए? हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है। भारतीय कानून, खासकर जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ओके, इस मामले में काफी साफ है। चुनावों के दौरान वोटर को कैश देना, शराब बांटना, गिफ्ट देना या किसी भी तरह का लालच देकर वोट को प्रभावित करने की कोशिश करना, ये भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है। अच्छा, करप्ट प्रैक्टिस। हाँ, इसी तरह वोटर लिस्ट में जानबूझकर हेरफेर करना भी गंभीर चुनावी अपराध है।
ये सभी काम दंडनीय हैं। क्या सजा हो सकती है? दोष साबित होने पर उम्मीदवार का चुनाव रद्द हो सकता है, उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और जुर्माना या जेल भी हो सकती है। चुनाव आयोग और जो स्थानीय चुनाव अधिकारी हैं वो ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। तो अगर किसी नागरिक को अपने आसपास ऐसा कुछ होता दिखे या इसकी जानकारी मिले तो वो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकता है? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? इसके लिए कई आधिकारिक रास्ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं? खास तौर पर नेशनल ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल NGSP इसी काम के लिए है। इसके अलावा हर राज्य का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO का ऑफिस होता है, हाँ, वहां संपर्क किया जा सकता है। आजकल वोटर हेल्पलाइन ऐप जैसा मोबाइल ऐप भी है जिससे शिकायत करना और उसे ट्रैक करना आसान हो गया। वो तो बहुत सुविधाजनक है। हाँ, और एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी है 1950 या टोल फ्री 1800-11-1950। इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जानकारी बहुत उपयोगी है, लेकिन यहाँ एक और थोड़ा नैतिक और सामाजिक सवाल उठता है जिस पर हमारे स्रोत भी सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या? कि क्या पैसे या प्रलोभन स्वीकार करने वाला वोटर भी उतना ही दोषी है? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये वाकई एक पेचीदा सवाल है। अगर हम सिर्फ कानूनी नजरिए से देखें तो कानून प्रलोभन देने वाले पर ज्यादा सख्ती बरतता है। रिश्वत देना एक एक्टिव अपराध है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र और नैतिकता के पैमाने पर देखें तो वोट बेचने वाला नागरिक भी उस प्रक्रिया को कमजोर तो कर ही रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। जब वोट खरीदे बेचे जाने लगते हैं तो अच्छे, ईमानदार उम्मीदवार या जरूरी मुद्दों पर आधारित नीतियां वो पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल। हालांकि जैसा कि कुछ समाजशास्त्री अध्ययन बताते हैं, हमें इसके पीछे की सामाजिक आर्थिक मजबूरियों को भी समझना होगा। बहुत ज्यादा गरीबी, सिस्टम पर भरोसे की कमी, जानकारी का अभाव, ये सब चीजें भी भूमिका निभाती हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। इसलिए सिर्फ सजा या दोष देने से बात नहीं बनेगी। जरूरत है जागरूकता बढ़ाने की, शिक्षा की और साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाने की जहां लोगों को अपना वोट बेचने की जरूरत ही महसूस ना हो। ये एक दो-धारी तलवार है। सख्ती भी जरूरी है और सहानुभूति और सुधार भी। बिल्कुल सही कहा। यानी सजा के दर के साथ साथ समझ, शिक्षा और व्यवस्था में सुधार, इन सब का एक संतुलन जरूरी है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है एक आम नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है। हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स। ये वो ठोस व्यवहारिक कदम हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र आखिर में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही जिंदा रहता है और मजबूत होता है। अगर नागरिक निष्क्रिय हो जाए तो वो कमजोर होता है। तो पहला और सबसे बुनियादी कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम है ये पक्का करना कि आपका वोट देने का अधिकार सुरक्षित है, यानी अपने वोट रजिस्ट्रेशन की जांच करना। वोटर लिस्ट में नाम चेक करना? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए चुनाव आयोग का पोर्टल voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप सबसे आसान तरीका है। वहां अपना नाम, वोटर ID कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर और अपना पोलिंग स्टेशन मतलब मतदान केंद्र जरूर जांच लें। कई बार अनजाने में या जानबूझकर नाम कट जाता है या गलत बूथ से जुड़ जाता है। अच्छा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है या कोई गड़बड़ी है तो फौरन अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO या जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी CO के ऑफिस में संपर्क करें। वोटर लिस्ट में नाम होना वोट देने की पहली शर्त है। ठीक है, ये तो हुई अपनी तैयारी। अब अगर चुनाव के दौरान या उससे पहले कोई अपने आसपास वोट खरीदने, धमकाने या किसी और तरह की धांधली होते हुए देखता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में स्रोत यही सलाह देते हैं कि अगर आप सुरक्षित महसूस करें और जहां ये कानूनी तौर पर मुमकिन हो तो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करें। सबूत जैसे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या तस्वीर। अगर सीधे रिकॉर्डिंग करना मुमकिन या सेफ ना लगे तो घटना का पूरा ब्यौरा नोट कर लें। जैसे जान सकें किस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, अगर नंबर नोट कर सकें, क्या कहा या किया गया। ये सारी डिटेल शिकायत को वजनदार बनाती हैं। लेकिन सेफ्टी पहले। हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही करें। किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से बचें। सुरक्षा सबसे पहले, ये बिल्कुल सही है। सबूत जुटा लिए या जानकारी नोट कर ली, इसके बाद शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करानी है? आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए थे। हाँ, शिकायत दर्ज कराने के लिए कई ऑप्शन हैं। जैसा मैंने बताया, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल NGSP चुनाव आयोग का ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के ऑफिस या उनकी वेबसाइट
हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा सकती है। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी एक अच्छा तरीका है। आप सीधे अपने लोकल निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर जाकर लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1950 1800 111950 तो है ही। जरूरी यह है कि शिकायत जरूर दर्ज कराएं, चुप न रहें। हाँ, और वोटिंग वाले दिन, उस दिन क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए? उस दिन माहौल अक्सर थोड़ा तनाव वाला हो जाता है। हाँ, वोटिंग वाले दिन सबसे अहम है शांति और धैर्य बनाए रखना। अपना वोट डालने जाएं। अगर पोलिंग बूथ पर या उसके आसपास कोई गड़बड़ी देखें, जैसे किसी को वोट डालने से रोकना, धमकाना, पैसे बांटना या बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई कोशिश, हाँ, तो तुरंत बूथ पर जो चुनाव अधिकारी मौजूद होते हैं, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आरओ या एआरओ, ओके। या वहां तैनात पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दें। अगर किसी वोटर को पर्सनली कोई धमकी देता है तो भी डरने के बजाय अधिकारियों को बताएं और हो सके तो इसका भी रिकॉर्ड या गवाह जुटाने की कोशिश करें। आपकी सतर्कता बहुत मायने रखती है। ये तो वे व्यक्तिगत स्तर पर उठाने वाले कदम। क्या समुदाय या मोहल्ले के लेवल पर भी कुछ किया जा सकता है? मतलब मिलके कुछ करने से शायद ज्यादा असर हो। बिल्कुल, कम्युनिटी की भागीदारी बहुत फर्क ला सकती है। स्रोत यही सुझाते हैं कि आस पड़ोस के लोग, परिवार वाले, दोस्त मिलकर अपने इलाके में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को सूचित कर सकते हैं। खासकर युवाओं और महिलाओं को इस प्रोसेस में शामिल करना और उन्हें जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। कैसे? उनके लिए छोटे छोटे जागरूकता कैंप लगाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सही जानकारी शेयर की जा सकती है। लोकल भाषा में पर्चे बांटे जा सकते हैं या नुक्कड़ नाटक जैसे क्रिएटिव तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पूरा समुदाय जागरूक और एक्टिव होता है तो गलत काम करने वालों के हौसले पस्त होते हैं। और उन लोगों से कैसे बात की जाए जो शायद मजबूरी में या जानकारी न होने के कारण पैसे या लालच स्वीकार कर लेते हैं? उन्हें सीधे दोषी ठहराना तो शायद ठीक न हो। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और यहाँ बातचीत का तरीका बहुत मायने रखता है। स्रोत यही कहते हैं कि उनसे सहानुभूति से बात करनी चाहिए। उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वोट का सौदा करके जो छोटा सा फायदा मिल रहा है वो तो बस कुछ देर का है। हाँ, लेकिन एक गलत वोट से जो नुकसान होता है, खराब शासन, भ्रष्टाचार, विकास का रुक जाना, उसका असर लंबे समय तक पूरे समुदाय और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। ये बात समझाना जरूरी है। हाँ, उन्हें ये बताना जरूरी है कि उनका वोट सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य को तय करने की ताकत रखता है। ये बातचीत दोष देने की बजाय एक साझा जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाली होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, संवाद, दोषारोपण नहीं। आपने शिकायत दर्ज कराने की बात की कि इसका कोई सरल सा फॉर्मेट या टेम्पलेट है जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकें? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सरल और सीधा प्रारूप दिया गया है जिसको कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल कर यूज कर सकता है। शिकायत कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सरल और सीधा प्रारूप दिया गया है जिसे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल कर यूज कर सकता है। शिकायत कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। सेवा में, हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सरल और सीधा प्रारूप दिया गया है जिसे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल कर यूज कर सकता है। शिकायत कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सरल और सीधा प्रारूप दिया गया है जिसे कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल कर यूज कर सकता है। शिकायत कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। अपने क्षेत्र, जिले का नाम, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र का नाम, चुनाव में मतदान संबंधी अनियमितता, भ्रष्ट आचरण की शिकायत। महोदय महोदया, मैं अपना नाम, अपना पता आपको सूचित करना चाहती हूँ कि दिनांक तारीख को लगभग समय बजे घटना का स्थान जैसे पोलिंग स्टेशन नंबर, गांव, मोहल्ला पर मैंने निम्नलिखित घटना देखी, अनुभव की। मैं अपना नाम, अपना पता आपको सूचित करना चाहती हूँ कि दिनांक तारीख को लगभग समय बजे घटना का स्थान जैसे पोलिंग स्टेशन नंबर, गांव, मोहल्ला पर मैंने निम्नलिखित घटना देखी, अनुभव की। यहाँ घटना का पूरा विवरण साफ साफ लिखें। कौन लोग शामिल थे, क्या किया जा रहा था, जैसे पैसे बांटना, धमकाना, शराब बांटना आदि। यदि गाड़ी का नंबर या शामिल लोगों के नाम, पहचान, पता हो तो उसका जिक्र करें। संलग्नक सबूत के तौर पर फोटो, वीडियो क्लिप। अगर कोई सबूत जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई दस्तावेज साथ लगा रहे हैं तो उसका जिक्र करें। मैं आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस मामले की तत्काल जांच करें और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें
ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। अगर कोई सबूत जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई दस्तावेज साथ लगा रहे हैं तो उसका जिक्र करें। भवदिया। अगर कोई सबूत जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई दस्तावेज साथ लगा रहे हैं तो उसका जिक्र करें। अपना पूरा नाम। अगर कोई सबूत जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई दस्तावेज साथ लगा रहे हैं तो उसका जिक्र करें। अपना संपर्क नंबर। अगर कोई सबूत जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई दस्तावेज साथ लगा रहे हैं तो उसका जिक्र करें। ईमेल आईडी यदि हो तो। जिस दिन शिकायत लिख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। ये एक बेसिक ढांचा है जिसे सिचुएशन के हिसाब से बदला जा सकता है। मुख्य बात है कि सारी जरूरी जानकारी साफ साफ दी जाए। ये टेम्पलेट निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। अब थोड़ी बात करते हैं मीडिया, खासकर सोशल मीडिया और युवाओं की भूमिका पर। वे इस लड़ाई में क्या योगदान दे सकते हैं? मीडिया की भूमिका तो हमेशा से अहम रही है, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर टूल बन गया है। हाँ, उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। स्रोत सुझाते हैं कि युवा और नागरिक समूह इसका इस्तेमाल जागरूकता फैलाने के लिए कर सकते हैं। छोटे असरदार वीडियो बनाना जो वोट के महत्व और खरीद फरोख्त के नुकसान को समझाते हों। अच्छा। लोकल लेवल पर होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं की सच्ची कहानियां पहचान छुपाकर अगर जरूरी हो शेयर करना। चुनावी वादों और फैल रही अफवाहों का फैक्ट चेक करके लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, यह सब सोशल मीडिया के जरिए तेजी से और बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। और खासकर युवा पीढ़ी जिनकी चुनावों में भागीदारी बढ़ रही है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? युवाओं में एनर्जी होती है, आदर्शवाद होता है, सीखने की इच्छा होती है। उन्हें इस प्रक्रिया का एक्टिव हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। कैसे जोड़े उन्हें? उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचना सिखाना, पूरी वोटिंग प्रक्रिया को समझाना, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी देना। उन्हें यह समझाना कि वोटिंग के दिन बूथ पर शांति बनाए रखने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करना। जब युवा पीढ़ी लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझेगी और उसमें जिम्मेदारी से भाग लेगी तो बदलाव आना निश्चित है। वे सिर्फ वोटर नहीं बल्कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि लोकतंत्र महज 5 साल में एक बार वोट डालने की रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जानना, समझना, सवाल करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना शामिल है। हाँ। स्रोत हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि जब हम तात्कालिक छोटे फायदों के लिए अपने वोट का सौदा करते हैं तो हम अनजाने में न सिर्फ अपना बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लगा देते हैं। सही बात है। हम उन्हें उसी भ्रष्टाचार, अधूरे वादों और जाति धर्म की राजनीति के हवाले कर देते हैं जिससे हम खुद परेशान हैं। इसीलिए आज सभी श्रोताओं से हमारा आग्रह यही है, जो इन स्रोतों की मूल भावना भी है, अपने वोट की कीमत पहचानिए। सोच समझकर, मुद्दों के आधार पर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालिए। हाँ, विवेक से। किसी भी तरह के पैसे, उपहार या दूसरे लालच में मत आइए। और अगर कहीं कुछ गलत होता देखें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपनी आवाज उठाइए, शिकायत दर्ज कराइए। याद रखिए, लोकतंत्र को बचाए रखने और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं या चुनाव आयोग की नहीं, हम सबकी है। हर एक वोट और हर एक जागरूक नागरिक मायने रखता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे खुद विचार कर सके। चुनाव के समय किए जाने वाले वादों और तात्कालिक मुद्दों से परे अपने स्थानीय स्तर पर, अपने गांव, कस्बे या शहर में लोकतंत्र की जड़ों को वास्तव में मजबूत करने के लिए और लोगों के बीच आलोचनात्मक सोच यानी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद जांच परख कर राय बनाने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से और क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही विषय की गहराई में उतरने के लिए कुछ नए स्रोतों के साथ। तब तक सजग रहिए, सवाल करते रहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी और विवेक के साथ करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।